नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत है आज भी मुख्य खबर से करेंगे और धमाकेदार चुनावी खबरें हमारे पास आज खबरों के जखीरे में हैं और हमारे आसपास के तमाम क्षेत्रों की खबरें सदैव इस बुलेटिन में आपको दिखाते हैं। और आज भी क्या कौन किसको जनसंपर्क में मात देता हुआ दिखाई दे रहा है गांव में, और कांग्रेस टिकट का फंडा किसकी क्लियर हो रही है, किसकी पक्की हो रही है, वो भी पुख्ता खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और लगातार जो लंबे समय से कांग्रेस टिकट रुकी हुई है, इसका मूल रीजन क्या है और आज किस प्रकार से भादरा का चुनावी रण अब दिखाई देने लगा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, जो 25 नवंबर है वो नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे क्या चुनावी तस्वीर है भादरा की, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और क्यों नेताओं की बार बार जुबान फिसल रही है, ये प्रयोग है या फिर कोई घबराहट या बौखलाहट, इसके बारे में भी बात करेंगे आज। और सबसे पहले एक बड़ी खबर मैं आपको भादरा कस्बे की बता देता हूं, और सबसे बड़ी खबर वो इसलिए क्योंकि इसके लिए करोड़ों रुपए भादरा में चुनाव में खर्च होते हैं। मैं बात कर रहा हूं नगर पालिका भादरा की। तो नगर पालिका भादरा में ऐसा क्या हुआ है, आपने देखा होगा गत दिनों हाजन बैतुल बानो जो कि चेयरमैन थी नगर पालिका की, 16 अक्टूबर को शाम को उनका निधन हो गया था और अगले दिन मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार भादरा में किया गया था। अब आप समझ रहे होंगे कि बड़ी और नई खबर इसके लिए क्या है, क्योंकि हाजन बैतुल बानो का जो निधन हुआ था वो तो बहुत दुख का और शोक का समाचार था। और उसके बाद में फातिहा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था उनके सुपुत्र रफी कुरैशी के द्वारा। उनके निवास स्थान पर बड़ी संख्या में लोग भी एकत्रित हुए थे। अब आज 26 अक्टूबर को क्या हुआ है उसको मैं बताऊं तो जो पद रिक्त हो गया था नगर पालिका अध्यक्ष का, अर्थात नगर पालिका चेयरमैन का, उस पद को आज भर दिया गया है। किसने भरा, किस प्रकार से ये पद भरा गया, कौन चेयरमैन बना है? बलवंत सैनी वीडीएस संस्थान के चेयरमैन और जो वाइस चेयरमैन थे नगर पालिका के, उनको कार्यवाहक चेयरमैन बना दिया गया है। और ये आदेश डीएलवी से आज आया है 26 तारीख को, 26 अक्टूबर को, और वो तीसरी बार चेयरमैन बने हैं भादरा के। आप सोच रहे हैं वो तो अभी तक एक बार ही चेयरमैन नहीं बने, वो तो वाइस चेयरमैन है। ऐसा नहीं है, वो 3 बार अब तक आधिकारिक रूप से कार्यवाहक चेयरमैन बन चुके हैं भादरा के। जैसे दयानंद खोखेवाला 2 दिनों के लिए चेयरमैन बने थे। जब जगदीश चचान थे, उनका आदेश आया था, उनको निलंबित करवाया था, उसके बाद में उनको फिर स्टे मिल गया था और वो वापस चेयरमैन बने थे। उसी प्रकार अलग अलग घटनाक्रमों में 3 बार, तीसरी बार वो नगर पालिका के चेयरमैन बने हैं। लेकिन इस बार आचार संहिता लगी हुई है, कोई नीतिगत फैसले वैसे तो कोई विभाग भी नहीं ले पा रहा है और बलवंत सैनी भी नहीं ले पाएंगे। प्रथम बार वो चेयरमैन बने थे जब हाजी दाऊद कुरैशी का निधन हुआ था, आपको याद है, उनका भी पद के ऊपर ही निधन हुआ था, वो चेयरमैन थे उस समय। तब इसी डीएलवी से आदेश लेकर आए थे बलवंत सैनी और वो चेयरमैन बने थे। करीब करीब 7 दिन तक वो चेयरमैन रहे थे। उसके बाद में हाजन बैतुल बानो की तरफ से, रफी कुरैशी कहे और या फिर उनकी तरफ से कहें, एक आदेश स्वायत्त शासन विभाग से लेकर वो आए थे। विधिवत रूप से फिर उनका आदेश हुआ कि हाजन बैतुल बानो चेयरमैन है नगर पालिका की, और उनको पदभार भी दिला दिया गया था। क्यों? क्योंकि 7 दिन चेयरमैन रहने के बाद में स्टे आई थी उस पर, बलवंत सैनी को हटाकर, और उसके बाद में विधिवत रूप से हाजन बैतुल बानो को चेयरमैन बना दिया। लेकिन उसके बाद में
फिर बलवंत सैनी ने स्टे ली और एक बार फिर आदेश बलवंत सैनी के लिए निकल कर आए चेयरमैन के, और इस बार वो चुनाव तक चेयरमैन रहे जब तक हाजन बैतुल बानो का विधिवत रूप से चुनाव में निर्वाचन नहीं हुआ तब तक, और ये अवधि रही करीब 40 से 45 दिनों की। तो दूसरी बार चेयरमैन बने थे 7 दिन के बाद, तो वो बने थे 40 से 45 दिनों के लिए, और अब तीसरी बार चेयरमैन बने हैं। आज 26 अक्टूबर को उनका आदेश निकला है। तो बलवंत सैनी अब नगर पालिका के कार्यवाहक चेयरमैन बन चुके हैं। साफ संदेश भारत की तरफ से भी उनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। लेकिन जो हाजन बैतुल बानो का निधन हुआ और उसके चलते जो सीट रिक्त हुई, उसके बाद में ये पद उनको दिया गया है। अब हम बात करें अन्य खबरों की, तो प्रशासन ने आचार संहिता के बाद फ्लैग मार्च निकाला है। कस्बे के विभिन्न बाजारों से भारी पुलिस जाब्ते के साथ एसडीएम महोदया, जो कि स्थानीय निर्वाचन अधिकारी भी है, और पुलिस अधिकारियों के साथ ये फ्लैग मार्च निकाला गया और एक मैसेज, एक संदेश दिया गया कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है और आप अपने घर से निकले, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, और आप जहां मतदान करना चाहते हैं वहां बेखौफ होकर आप मतदान करें। आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ता क्षेत्र में तैनात हो गया है। तो इसके लिए ये फ्लैग मार्च निकाला जाता है और भादरा कस्बे में भी ये फ्लैग मार्च निकाला गया। चिकित्सा विभाग के द्वारा भी 2 दिन पहले मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई थी और विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार के आयोजित किए जा रहे हैं, और ये निर्वाचन अधिकारी कहे, एसडीएम महोदया कहे, उनके द्वारा ये अभियान चलाया गया था और लगातार ये अभियान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा 24 अक्टूबर को दशहरा महोत्सव, हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी थी। वैसे तो धारा 144 भी लगी हुई है, लेकिन इन विशेष परिस्थितियों में हर तरीके के कार्यक्रम भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तमाम इन्फॉर्मेशन आपको निर्वाचन अधिकारी, पुलिस विभाग को देनी होती है। तो उसके बाद में आप अपना निर्धारित कार्यक्रम भी कर सकते हैं। एक और मैं आपको इस विषय पर मुझे याद आया कि नकदी आदि पकड़ी जा रही है। लगभग 2 सप्ताह में 125 करोड़ की नकदी राजस्थान में पुलिस द्वारा पकड़ी गई है या माल जब्त किया गया है। करोड़ों की नकदी भी है और माल जब्त किया गया है। उसको लेकर गाइडलाइन क्या है, लोगों में भय भी है और लोग भूल भी जाते हैं, क्योंकि 5 साल बाद में चुनाव आते हैं और इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती है और लोगों को आवश्यक कार्य हेतु कहीं ना कहीं नकदी भी इधर उधर लेकर जानी पड़ती है। तो ऐसे में क्या रूल है, क्या इसके लिए पैमाने हैं, निर्धारित मापदंड इसके लिए है क्या? 50,000 से अधिक की नकदी आप अकेले नहीं ले जा सकते, और अगर आप ले जा सकते हैं, ले जाना चाहते हैं और कहीं जरूरी वश आपको ले जाना है, चाहे वो कितनी ही नकदी हो, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज 3 जो है वो आपको अपने पास रखने होंगे, ताकि पुलिस आपको परेशान ना करे। और पुलिस जब्त भी कर ले तो जैसे 10,000 से अधिक की है तो आपको इनकम टैक्स से वार्ता करके उनको दस्तावेज दिखा के अपनी नकदी आप छुड़ा सकते हैं। अगर आपकी नकदी जब्त हो गई है, बहुत ज़्यादा नकदी थी आपकी, तो आप कोर्ट में अपने दस्तावेज दिखाकर वहां से अपनी नकदी छुड़ा सकते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही है और आपकी नकदी सही है, कागजों में जहां भी आप जो है एकदम 1 नंबर का कार्य कर रहे हैं, तो आपकी नकदी आप कितनी भी कहीं भी आप ले जा सकते हैं। लेकिन पुलिस ने जो 125 करोड़ रुपया पकड़ा है, माल जब्त किया है, उससे लोगों में घबराहट भी होती है और कई ये सोचते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर ये नियम होगा 50,000 का, तो आप कहीं जा रहे हैं, कार में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, 5 जने बैठे हैं और 2.5 लाख रुपये ले लिए आपने, और इतने तो ले ही जा सकते हैं क्योंकि एक आदमी के 50,000 रुपये। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं
अगर आप गाड़ी में ज़्यादा रुपए लेके जा रहे हैं तो आपके ऊपर पुलिस सख्ताई करेगी। आपकी वो नकदी जो है आपको बताना पड़ेगा कहाँ से लेकर आए थे, और उसके जो ज़रूरी दस्तावेज है वो आपको दिखाने पड़ेंगे, वरना पुलिस आपकी वो नकदी जब्त कर लेगी। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 5 हैं 6 हैं तो उस हिसाब से 50,000 के हिसाब से आप नकदी लेकर गाड़ी में बैठ गए हैं, ऐसा कतई नहीं है। 50,000 ही अलाउ है एक गाड़ी में। आप अगर सामूहिक जा रहे हैं, अगर आप किसी बस में जा रहे हैं और वहां अलग अलग लोगों से निकलती है तो उसके लिए भी अलग से नियम है। तो वैसे एक व्यक्ति के लिए 50,000 की राशि निर्धारित है, उससे अगर ज्यादा है तो आपको वो जरूरी दस्तावेज लेकर साथ जाना पड़ेगा। 50,000 की राशि लेकर आप कहीं भी जा सकते हैं। तो इसको लेकर भी लोगों में भ्रम की स्थिति है, तो ये भी हमने आपको बताया। इसके लिए आप गाइडलाइन भी देख सकते हैं, और जो पैमाना इसके लिए बना है, नियमावली जो बनी है वो आप देख सकते हैं इसके लिए। अब हम बात करेंगे अन्य खबरों की। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी की रेड पड़ी आज। जो पेपर लीक मामला था, प्रकरण था, उसको लेकर आज करीब करीब 7 स्थानों पर ईडी की रेड पड़ी है। अशोक गहलोत ने कहा है कि ये चुनावी रेड है, और भाजपा कह रही है कि भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कांग्रेस ने कहा कि ये टाइमिंग गलत है। क्या भ्रष्टाचारियों पर भी किसी प्रकार की टाइमिंग होनी चाहिए? ये एक अलग सवाल है, आपके भी दिमाग में होगा। और टाइमिंग जो चुनावों की होती है उसमें जरूर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है केंद्र को, इन जांच एजेंसियों को। क्या इस समय जब आचार संहिता लगी है और चुनाव सर पर है, डेट जारी हो चुकी है, चुनाव आयोग का कार्यक्रम जारी हो चुका है, ऐसे में क्या इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये ऐसा सवाल है जिसके ऊपर स्वस्थ मानसिकता के साथ बहस भी होनी चाहिए, और इसके लिए कोई गाइडलाइन भी बननी चाहिए। क्योंकि अमूमन विपक्ष आरोप लगाता है सत्ता पक्ष पर कि सत्ता पक्ष ये करवा रहा है, क्योंकि राजस्थान में तो चुनाव है, उनके हाथ में तो बागडोर अब रही नहीं, और वो तो एक प्रकार से निवर्तमान हो गए। तो केंद्र सरकार यहां हस्तक्षेप करके इस प्रकार के कार्य करवाती है। तो इसके ऊपर वाकई में ही कोई स्वस्थ मानसिकता के साथ केंद्र में भी, संसद में भी कोई कानून भी बनना चाहिए, या इसके ऊपर कोई गाइडलाइन स्पष्ट होनी चाहिए, जिसका संभवतः आप भी सोच रहे होंगे अभाव सा महसूस हो रहा है। क्योंकि जैसे ही आचार संहिता लगती है, चुनावी कार्यक्रम आते हैं, क्योंकि नेताओं को पता लग जाता है, सरकारों को पता लग जाता है, उस हिसाब से चुनावी कार्यक्रम आया है, आचार संहिता लगी है, उससे ठीक 3 या 4 दिन पहले तक या उससे पहले दिन तक बड़े बड़े सब्ज बाग दिखा दिए जाएंगे, बड़ी बड़ी चुनावी घोषणाएं हो जाएगी। तो क्या वो जायज है? और ऐसा होता ही है, अमूमन हो रहा है। कितने जिले बन गए राजस्थान में, और लास्ट तक जब तक आचार संहिता नहीं लगी, चुनाव आयोग के द्वारा चुनावी कार्यक्रम नहीं जारी किया गया, तब तक ये घोषणाओं का पिटारा खुलता ही रहा। और गहलोत तो ये कहते कहते नहीं थक रहे थे कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं आपको देते देते नहीं थकूंगा। तो क्या इस पर भी अंकुश होना चाहिए? ये स्वस्थ मानसिकता के साथ सभी पार्टियों को इसको लेकर जो है कोई ना कोई मापदंड बनना चाहिए इसके लिए। कल मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे ऊपर बाध्यता हो गई, लेकिन मैं आज तो कर सकता हूं। जो कल करना है वो मैं आज ही कर दूं ना। तो यही तो हो रहा है फिर, या नहीं हो रहा? तो इसके लिए आप भी सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की टिकट की, जो लगातार लंबित हो रही है, लिस्ट सूची आई नहीं रही है। 76 नाम बस जारी हो गए, उसके बाद में कांग्रेस पता नहीं किस उधेड़ बुन में लगी है, पता नहीं कभी काट दिया कभी लिख दिया। 4 जो मध्य प्रदेश में टिकटें दी उनसे वापस ले ली गई, उनको दोबारा दूसरे लोगों को दे दी गई। इस प्रकार का
गालम तेल चल रहा है, तो क्या अभी कांग्रेस भाजपा से पिछड़ रही है? पहला सवाल तो यही बनता है, क्योंकि भाजपा ने पहले सूची जारी की 41 नामों की, उसके बाद 83 नामों की बड़ी सूची जारी कर दी, 124 नाम डिक्लेयर कर दिए। कांग्रेस अभी तक 2 सूची जारी की, 33 और 43 की, 76 नाम ही जारी हुए हैं। और कल एक सूची जारी हो सकती है, उसमें नाम महज 20 या 30 ही आएंगे, मात्र 20-22 नाम, लगभग 30 तक भी हो सकते हैं, लेकिन 20-22 की सूचनाएं आ रही है कि इसकी एक छोटी सी सूची जारी हो सकती है। तो आखिर कांग्रेस कहां उलझी है और किस चक्रव्यूह में फंस रही है वो सूचियां? क्या राहुल गांधी का डंडा इतना मजबूत था कि नए चेहरों की तलाश की जा रही है और मिल नहीं रहे, या उन पे सहमतियां नहीं बन रही? नए चेहरे बहुत ज्यादा है, कोई बहुत ज्यादा विरोधाभास भी वहां से निकल कर आ रहा था, अगर कोई नए चेहरे भी वहां से दिए जा रहे थे, और पुराने नामों पर राहुल गांधी का डंडा पड़ गया। ऐसे में कांग्रेस फंसी है, दुविधा में फंसी है। और 28 अक्टूबर को, इसी 28 अक्टूबर को 2 दिन बाद कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। उस बैठक में जो सूची बना ली गई है, लगभग 86 नाम तय कर लिए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, 86 नाम, 86। उन नामों की सूची उस स्क्रीनिंग, ये लो, आपको जो करना है, पास करनी है मुहर लगा के तो पास करो, रोकनी है तो रोको, और हमारे पास वापस भेजनी है करेक्शन करके तो वापस भेजो। हमने आपको सौंप दी, तो 28 तारीख को वो सूची स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपी जाएगी, और उस बैठक में विचार होगा कि ये ठीक है क्या नाम, तो उसमें भादरा के भाग्य का फैसला होगा। ऐसा हमारे पास ऐसी सूचना है कि 28 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में जो सूची आएगी, उसके बाद उस दिन ही रात्रि को या फिर अगले दिन उसमें भादरा का फैसला होगा। और अभी भी संभावनाएं 50-50 की बनी हुई है, और कहीं 50 से ज्यादा की संभावनाएं बलवित होती हुई जा रही है। वो जा रही है कि टिकट भादरा में मिलने वाली है। तो कांग्रेसियों में खुशी की बात ये भी है, और पहले भी हमने बताया था, इसी प्रकार की खबर थी, अभी भी यही खबर पॉजिटिव आ रही है कांग्रेसियों के लिए कि भादरा में टिकट मिलने वाली है। अब सवाल ये है कि मिलने किसको जा रही है, और टिकट किस बिना पर मिल रही है? महिला को मिल रही है या पुरुष को मिल रही है? गैर जाट को मिल रही है या जाट को मिल रही है? पुराने नेताओं को मिल रही है या किसी नए चेहरे को मिल रही है? ये कुछ कई सवाल हैं, लेकिन तरह तरह से नाम आ रहे हैं, कभी किसी के कभी किसी के। राजेंद्र जलंधरा का भी नाम आ रहा है कि उनको भी टिकट मिल सकती है। अब क्या होगा ये तो कांग्रेस जाने। क्या किसी महिला का कोरम यहां पूरा कर दिया जाएगा? क्योंकि रिपोर्ट तो कांग्रेस की प्रदेश कार्यालय में जहां यहां से गई है, वो उन्होंने अच्छी तरह से भली भांति देख ही ली होगी कि यहां क्या कहती है रिपोर्ट सर्वे की। तो उस हिसाब से क्या वो यहां महिला कोरम पूरा कर देंगे, या फिर किसी ऐसे चेहरे को यहां से उतारा जाएगा जो यहां कोई बड़ी उम्मीद दिखाए कांग्रेसियों को? कुछ भी हो सकता है, ये तो हम भी कयास ही लगा रहे हैं आपकी तरह ही, लेकिन जो सूचनाएं हैं वो है स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के जस्ट बाद 28 अक्टूबर को भादरा के नाम का भाग्य का फैसला हो सकता है। और एक 20-22 नाम की सूची आज रात्रि को या फिर कल आ सकती है, 27 अक्टूबर को एक छोटी सी सूची, उसमें शायद भादरा का नाम नहीं होगा। तो इंतजार बहुत लंबा हो गया कांग्रेसियों का, दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है, नेताओं के दिल्ली जयपुर के चक्कर लगातार लग रहे हैं, और कुछ नेताओं को तो हमने देखा है वो थक हार कर आ गए, भादरा विधानसभा क्षेत्र में आ गए, अपने घर बैठे हैं। अब तो जैसा होगा, जो भी होगा, अब तो उन्हीं को करना है।
जैसे एक कहावत है, किसी को जंगल में शेर मिल जाता है तो वो पूछता है कि अगर सामने आपके शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे। उसका जवाब यही होता है कि मुझे फिर क्या करना है, जो कुछ करना है वो तो शेर को करना है। तो कांग्रेस की सूची स्क्रीनिंग कमेटी में जा रही है, सिंगल नाम की सूचियां 86 नामों की बन चुकी है। अब वो कांग्रेसी क्या कर सकते हैं। हाँ, उनके हाथ में है, और उनके हाथ में जो है वो एक बहुत बड़ी सिरदर्दी इन पार्टियों को दे सकता है, वो है बगावत, बागी बनकर मैदान में ताल ठोक देना। और अब तक कांग्रेसी और भाजपा यही तो कर रहे हैं। भाजपा को भी यहाँ पर प्रथम सूची में सबसे ज्यादा टेंशन मिली थी, दूसरी में ज्यादा नहीं मिली। कांग्रेसियों को तो सूची जारी करने से पहले ही टेंशन मिल चुकी थी, और अभी तक ये टेंशन जारी है। तो क्या होगा ये देखने वाली बात है। तो कांग्रेस की संभावनाएं कांग्रेसियों की अभी भी भादरा में बनी हुई है। अब हम बात करेंगे क्षेत्र के नेताओं की और उनके चुनाव प्रचार की और उनकी फिसलती जुबान की। हम शुरुआत करते हैं बजरंग सहारण से। बजरंग सहारण का ताबड़तोड़ चुनावी अभियान चल रहा है। बड़े नेताओं की तरह वो भी ताबड़तोड़ गांव में जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। आज भी 16 एनटीआर, 18 डीपीएन, ढीलकी, उजलवास और बरवाड़ी में उनकी, अभी जब मैं आपको समाचार बता रहा हूं तो 6 बजे प्रारंभ हुई थी और समाचार चल रहा है तब तक उनकी बरवाली में सभा चल रही थी बजरंग सहारण की। तो निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं, उनका चुनावी कार्यक्रम लगातार चल रहा है और बड़े संभल कर बोल रहे हैं, बड़े संभल कर बोल रहे हैं। लेकिन अपने भाषण में वो सिंचाई पानी का जिक्र करते हैं, किसानों की परवाह करते हैं, फसल बीमा क्लेम की परवाह करते हैं, और किसानों से जुड़ी हुई, क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से जुड़ी हुई अनेक समस्याओं को वो अपने लिए मुद्दा बनाकर लोगों के बीच में पेश आ रहे हैं और बड़े संभल कर बोल रहे हैं। अच्छे तेज तरार वक्ता है, युवा किसान नेता की भूमिका में वो नजर आ रहे हैं। जब से भिलानी में किसानों के लिए धरना प्रदर्शन किया तब से लेकर उनके लिए भादरा विधानसभा में संभावनाएं खुली हैं। और ये जो मुद्दे वो लेकर बैठे थे धरना प्रदर्शन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, पूरी विधानसभा में उनकी चर्चा है। और प्रमुख मुद्दा भी भादरा का सिंचाई पानी की समस्या है, जो रेगुलेशन बिगड़ चुका है 3-4 सालों में। हम आते हैं दूसरे नंबर के नेता संजीव बेनीवाल से। आज संजीव बेनीवाल की बात करें तो भाजपा टिकट के प्रत्याशी वो बन चुके हैं और जबरदस्त जन समर्थन उनको गांव में मिल रहा है। माकपाई बड़ी संख्या में छोड़ छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और कई तो माकपा के बड़े बड़े नेता भी छोड़कर संजीव बेनीवाल का, भाजपा का दामन थाम चुके हैं। तो ऐसे में उनका अग्रिम पंक्ति में चल रहा है चुनावी प्रचार प्रसार अभियान, जनसंपर्क अभियान। आज गांधी बड़ी, हुणकपुरा, भाड़ी और डिंगवास गांवों में उनकी सभाएं हुई, उनकी रैलियां हुई, जबरदस्त रैलियां हुई। डिंगवास में भी शानदार रैली और प्रदर्शन हुआ, हुणकपुरा में भी शानदार सभा हुई। हेमंत पचार, भाजपा युवा नेता जो कि टिकट की दौड़ में थे, भानगढ़ के भाजपा नेता हेमंत पचार, वो भी संजीव के मंच पर आ चुके हैं। जयदीप डूडी तो खुलकर आ चुके हैं। एसपी सिंह अभी खुलकर नहीं आए हैं, बीजेपी में रहने की बात तो जरूर वो बोल रहे हैं। खुलकर एसपी सिंह अभी बीजेपी प्रत्याशी के साथ नहीं आ पाए हैं। हेमंत पचार आज दिखाई दिए और खुलकर समर्थन दिया। और आज पचार की अगर बात आती है तो विजय पचार आपको नाम याद होगा, माकपा का लीडर, माकपा का बड़ा चेहरा और बलवान पुनिया का खासम खास, बेहद खास नजदीकी, अपने भारी समर्थकों के जमावड़े के साथ भाजपा में शामिल हो गए। बहुत बड़ा झटका है ये माकपा के लिए। माकपा एक एक करके बलवान पुनिया को छोड़ रहे हैं और बलवान पुनिया में संभवतः ये घबराहट और बौखलाहट भी उनके भाषणों में स्पष्ट दिखाई दे रही है। कल उनका एक गांव में भाषण था, रुआसे से होकर बोल रहे थे, भरे गले से बोल रहे थे, बेचारा बनने की
उनकी एक प्रकार से मनसा वहां झलक रही थी, क्योंकि बादरा की जनता बेचारे को वोट देती है। तो एक सत्ता का सुख 5 साल भोग चुका व्यक्ति क्या बेचारा बन सकता है? क्या उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है? क्या वो राजस्थान के ताकतवर विधायक नहीं थे? क्या वो बदले की भावना जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उनसे वो राजनीति नहीं कर रहे थे? क्या वो मीडिया को नहीं धमका रहे थे? अभी 1 दिन पहले 2 दिन पहले वो फेपाणा गांव में मीडिया को धमका रहे थे। 3-4 ये कैमरे लिए फिर रहे, उनके कैमरे दिखाई नहीं देंगे आपको 3-4 दिन बाद में। अरे कैसी आप संबोधन कला को अपनाए बैठे हैं, कैसी आप भाषण शैली जो सदियों पहले आपकी रही होगी वही आप चलाए बैठे हैं। महाशय, ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये डिजिटल युग है, आपको बदलना होगा और आप नहीं बदले तो जनता आपको बदल देगी। जनता को बदलना आता है, नेताओं को सीधा करना भी आता है। आप कभी किसी को धमकी देते हैं, कभी किसी को धमकी देते हैं। ये रवैया आप पर भारी पड़ने वाला है, इसमें कतई दो राय नहीं। और जब संजीव बेनीवाल की सभाओं में आपके कार्यकर्ता, नेता और आपके नजदीकी सारे के सारे शामिल हो रहे हैं भाजपा में, तो आपकी बौखलाहट बढ़नी स्वाभाविक है, ये हम भी मानते हैं और इससे बहुत पीड़ा होती है। आप नए लोगों को जोड़िए। आप अपने विकास कार्यों को दम पर वोट मांग रहे हैं, मैं बलवान पूनिया से कह रहा हूं, तो आप विकास कार्यों को उसी अंदाज में पेश करिए नए लोगों के पास। और जहां जहां जिन गांवों में आपने गांव में वो विकास कार्य आप गिनवाइए, आपका राइट है वो। आप नहीं समझ पा रहे हैं इस क्षेत्र की जनता को, जनता की नब्ज को आप बार बार मिस कर रहे हैं। आप ये धमकाने वाले लहजे, आपके विरोधी जितने भी जो कैंडिडेट उम्मीदवार हैं मैदान में हैं, वो आपके विरुद्ध अभियान चला रहे हैं। डीजल माफिया, शराब माफिया, चंदन माफिया, ना जाने क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, हथियार पकड़े जा रहे हैं, उन सबको मुद्दा बना रहे हैं और उन मुद्दों से आप में बौखलाहट आ रही है। फिर मैच्योर राजनीतिज्ञ आप कहां हो? आपको गहन चिंतन करना होगा, विचार करना होगा, अपने चुनावी कैंपेन को आपको दुरुस्त करना होगा। और जो आप बार बार जुबान फिसलने वाले भाषण देते हैं, मैं कई भाषण तो आपके वो शब्द यहां बता भी नहीं सकता, क्यों यूज करते हैं ऐसे शब्द आप? जमाना बदल चुका है, अपने आप को कब बदलेंगे? आप भी युवा ही है। एक युवा के मुंह से सुधार की बात होनी चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति आप में होनी चाहिए। लेकिन आप जिज्ञासु प्रवृत्ति का जो एक सोर्सेज है उसके ऊपर ताला लगा चुके हैं और चाबी फेंक चुके हैं आप। उसको ताले को चाबी ढूंढकर खोलिए आप। तो हम बात कर रहे हैं संजीव बेनीवाल की, ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चल रहा है। अब बात करते हैं बलवान पूनिया की। बलवान पूनिया का ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक करते हैं। 3-4 गांवों में भाषण देते हैं तो कहीं ना कहीं एक गांव का भाषण उनका सुर्खियां बन रहा है और वो ये नेता बुना रहे हैं। तो क्यों मौका देते हैं इन नेताओं को आपके उस भाषण, उस शब्द को बुनाने का, उस कर्त्य को बुनाने का? अपने किराड़ा बड़ा, किराड़ा छोटा, रामबास, चौबारा आदि गांवों में आज जनसभाएं की आपने। शानदार कार्यक्रम आपके हो रहे हैं अभी भी, क्योंकि आपने 82,204 वोट लिए थे। चरम छुआ था आपने बादरा विधानसभा में वोटों का, उसको बरकरार रखिए आप, उसको फिसलने मत दीजिए। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपसे द्वेषता नहीं रखते हैं। हमारे चैनल के ऊपर आपकी सबसे ज्यादा खबरें मिलेगी जो आप गांव में भाषण देते हैं। आप हमारे किसी भी महीने का एक कलेक्शन लीजिए, आप अपने खबरों का, वीडियोस का, और ये 7 बजे का बुलेटिन आप छोड़ दीजिए। इसमें हम समीक्षाएं करते हैं सब नेताओं की, और आप सत्ता पक्ष में सबसे ज्यादा सवाल आपसे होंगे, क्यों नहीं होंगे? अरे जो सत्ता पक्ष में है ही नहीं, जिनकी कोई ज्यादा जिम्मेवारियां है ही नहीं, उनको विपक्ष की भूमिकाएं निभानी थी,
उसमें हम बार बार बोलते हैं वो नाकारा सिद्ध हुए। तो सत्ता पक्ष में आप है तो क्यों आपसे सवाल नहीं करें? और आपसे सवाल करते हैं तो आपको घबराहट होती है, आपको बौखलाहट बढ़ती है, आप दूर भागते हैं उन सवालों से। क्यों? सामना कीजिए, पढ़े लिखे हैं, वकील हैं आप। तो कुल मिला के आपकी आज की सभाओं में अच्छी खासी भीड़ हमने देखी, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। आप ही प्रमुख उम्मीदवार है संजीव बेनीवाल के साथ। अगर दो व्यक्तियों की अगर टक्कर यहां मानी जाए प्रमुख उम्मीदवार के रूप में, तो आज की डेट में संजीव बेनीवाल और बलवान पूनिया ही दो सबसे बड़े नेता है। लेकिन तीसरा मोर्चा भागे मुंह फैलाए आ रहा है आपके वोट बैंक को निगलने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा वोट बैंक आपका ही था 82,204। लॉस होगा तो किसको होगा? सत्ता पक्ष को होगा। एंटी इनकम्बेंसी चलेगी तो किसके खिलाफ चलेगी? आपके खिलाफ चलेगी। अगर विकास कार्यों में कोई त्रुटियां थी और जो मीडिया ने दिखाई है वो उनका राइट था दिखाना, और उससे अगर कहीं लॉस आपको हो रहा है तो उसका आपको भरपाई तो करनी पड़ेगी। आपको एक्शन लेना चाहिए था उन लोगों के खिलाफ, उसके ऊपर आपको बोलना चाहिए था। इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए था कि आपके विकास कार्य जो घटिया और भ्रष्टाचार में लिप्त है उनमें उनके लिए आप लाइव आते, अपने भाषणों में बोलते। मैंने देखा है और मैंने लताड़ पिलाई है। जिस प्रकार आपने 50 बार बोला होगा सीवरेज कंपनी को 70 लाख का जुर्माना लगाया। अरे जुर्माना लगाया ही नहीं, वो एक प्रक्रिया है, आपने कोई जुर्माना नहीं लगाया उसके ऊपर। इस प्रकार तो आप 50 बार बोलते हैं, लेकिन जो कमियां है उसके लिए बोलते नहीं। फिर आप पारदर्शी नेता कहां हैं? और बोलते हैं ऐसा मैंने तो विकास कार्य किया है। अरे विकास कार्य तो सारे ही करते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। लेकिन भ्रष्टाचार पर जवाब देना सीखना होगा जनप्रतिनिधियों को। और हम बात करें अन्य नेताओं की, राजेंद्र जलंधरा, उनकी भी ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चल रहा है उनका भी। आज अजीतपुरा, गडड़ा, झिलोदा और इन गांवों में आज उनकी सभाएं थी, नुक्कड़ सभाएं थी, और वो निशाना बना रहे हैं बलवान पूनिया को। क्यों नहीं बनाएंगे? सारे ही बनाएंगे। सत्ता के केंद्र को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ते हैं सारे के सारे, क्योंकि उनको मात तो उनको देनी है। शीर्ष पर तो वो खड़े हैं, अग्रिम पंक्ति में तो वो खड़े हैं। उनका भी मुख्य मुद्दा जो है राजेंद्र जलंधरा का, जो निर्दलीय चुनाव की घोषणा कर चुके हैं। और आज हमने बाइट भी ली झिलोदा गांव में, उनकी एक सभा को भी हमने देखा तो कवर भी किया। आज भी हम गांव में निकले थे, गांव में हमने लोगों का मानस देखा, लोग क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं और किस प्रकार नेताओं को ले रहे हैं। लोगों में चुप्पी है, ये देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। भादरा के मतदाता बड़े समझदार हैं, और पहले भी कई बार हमने बताया है, 1.5-2 साल पहले ही वो मन बना चुके हैं और बनाते ही हैं। लेकिन क्या उस पर ही मोहर लगेगी? वही आगे लेकर चल रहे हैं। उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आती, कोई नया फैक्टर तो नहीं आया कि उसमें कहीं छेद कर दे जो मन बनाया हुआ है। तो गांव में लोग चुप्पी साधे हुए हैं, नेताओं की सभाओं में आते हैं, बोलते नहीं हैं, उनको गौर से सुनते हैं, बड़े उत्सुकता भाव से सुनते हैं और उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। बड़ी अचरज की बात है कि किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं लोग। आप क्यों आए हैं, अब क्यों आए हैं, बरसाती मेंढक की तरह क्यों आए हैं? कभी आपने गांव में आए क्या? कभी आपने ये किया वो किया? कुछ भी नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं हो रहे गांव में। भादरा की जनता जनार्दन अलग प्रकार का एक रूप लेकर इस मैदान में आगे बढ़ रही है। चाहे वो संजीव बेनीवाल की सभा हो, बजरंग सारण की हो, बलवान पूनिया की हो, जो सुनी में ज्यादा दिखाई दे रहा है, जो उनके समर्थक है, कट्टर समर्थक है, कट्टर वोटर है, वो किसी के ज्यादा किसी के कम हो सकते हैं। सभाओं में लोग जमकर आ रहे हैं, बड़े नेताओं की सभाओं में ज्यादा आ रहे हैं, छोटे नेताओं की सभा में कम आ रहे हैं। उससे ही हम अंदाजा लगाते हैं कि कौन प्रमुख टक्कर में है, कौन निचली टक्कर में है, कौन तीसरे मोर्चे को बल दे रहा है। क्या तीसरा मोर्चा उभर कर आएगा भी क्या?
कांग्रेस की टिकट 28 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद में जैसे ही भादरा में अपने पत्ते खुलेंगे कांग्रेस के, उसके बाद में यहां कुछ समीकरण आपको बदलाव वाले दिखाई देंगे, कुछ चेंज होगा और वो हम आपको बताएंगे वो क्या बदलाव हुआ है, क्या चेंज हुआ है, कौन सा फैक्टर अब किस प्रकार हावी हुआ है, किसको मार रहा है, किसकी टांग पकड़कर पीछे धकेलने का प्रयास कर रहा है, किसको धक्के देकर आगे धकेल रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन नेताओं का चुनावी अभियान जो है वो इस प्रकार चल रहा है, भीड़ अच्छी आ रही है लेकिन लोगों में चुप्पी है। अब हम गांव गांव जाकर लोगों की मनसा भी जानेंगे, कैमरे के ऊपर भी वो भी आपको दिखाएंगे, ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ। और जो भी वहां नीचे आता हुआ जिसका ग्राफ घिसता हुआ पिटता हुआ दिखाई देगा वो आपको भी दिखाई देगा, और कोई आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। जो भी आगे आया उससे सवाल करेंगे और वो जवाब देगा, वो जवाब आप सुनिएगा। तो इस प्रकार की कैंपेन अब हम भी चलाने वाले हैं। लेकिन नेताओं से हम साफ संदेश भारत के माध्यम से निवेदन करते हैं कि वो संभल कर बोले और जुबान बार बार नहीं फिसलनी चाहिए। सभ्य शब्दों, शालीन शब्दों के साथ आप चुनाव लड़िए। संजीव बेनीवाल ने अपनी शैली में बदलाव किया है, वो खुद भी कह रहे हैं पहले मैंने टेस्ट पारी खेली, फिर वनडे खेला, अब T20 में खेलने का इरादा रखता हूं। और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी भाषण शैली को थोड़ा सा चेंज भी किया है, लेकिन शालीनता नहीं छोड़ी, वो नहीं छोड़नी है, किसी भी नेता को नहीं छोड़नी है। जबरदस्त संबोधन करते हैं, भरपूर ऊर्जा है, एनर्जी है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो भी शालीन बोलते हैं। और भी कई नेता हैं, सारे के सारे नेता हैं जिनका चुनावी अभियान चल रहा है, वो शालीन और सभ्य तरीके से बोलते हैं। तो कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी आज हमने किसी का नाम नहीं बताया। उत्साहित जो खेमा है वो आज भी राजेंद्र जलंधरा हो, सुखदेव सिंह शेखावत का खेमा हो, या दयानंद बेरवाल का खेमा हो, ज्ञान सिंह चौधरी का खेमा हो, या और भी बहुत लंबी सूची है इसमें। सभी के नाम 31 से कहीं अधिक आवेदन आए, सबके नाम हम नहीं बता सकते, लेकिन आप प्रमुख लोगों के नाम आपको हम जरूर बताते हैं और यही लोग प्रमुख हैं। तो आज 26 अक्टूबर को क्या है इसके बारे में जल्दी से मैं आपको बताऊं। और 1947 को आज ही के दिन जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। वहां के तत्कालीन राजा सम्राट हरि सिंह ने एक संधि पत्र, एक प्रकार से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और विधिवत रूप से जम्मू कश्मीर भारत का आज के दिन 1947 को हिस्सा बन गया था। नौर में आज मंडियों के भाव की शुरुआत करें तो चना के भाव 6,090 रुपए, ग्वार के भाव 5,625, सरसों के भाव 5,450, अरंडी के भाव 5,801 रुपए प्रति क्विंटल, मोट के भाव 6,640, मूंग के भाव 8,325 रुपए, गेहूं के भाव 2,650 रुपए और जौ के भाव 1,960 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि नरमा 7,270, ग्वार के भाव 5,685 सरसा मंडी में है और फतेहाबाद मंडी में नरमा 7,150 और कपास 7,900 रुपए प्रति क्विंटल है। आदमपुर मंडी में ग्वार 5,601 और नरमा 7,159 रुपए प्रति क्विंटल है। और जिस किसी भी दर्शक ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस 7 बजे के बुलेटिन को, अगर ये बुलेटिन अच्छा लगा है, वीडियोज अच्छा लगा है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले अपनी फेसबुक वाल से। तो अभी आप नीचे देखेंगे आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा और उस शेयर के ऑप्शन के ऊपर आप अपनी क्लिक करें, अपनी उंगली का इस्तेमाल करें और उसको आप शेयर करें अपनी फेसबुक वाल से। तो इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए नए नए ताज़ा तरीन निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ समाचारों का जखीरा हम लगातार लेते आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।